झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह जो सरकार बनी है, यह सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडे का मुकाबला करने के लिए तत्परता से सामने आएगी और यह सरकार उसका जवाब भी देगी। और इसके साथ ही जो सामाजिक सद्भाव की सामूहिक सद्भाव की जो झारखंडी परंपरा है उसको मजबूत बनाएगी। हेमंत सोरेन ने पत्थलगड़ी आंदोलन के में जो देशद्रोह के मामले हुए थे उसको वापस लेने की बात अपने पहले ही कैबिनेट में 2019 में किया था। उसी तरह से लैंड बैंक के सवाल को इनको तत्काल हल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो हेमंत सोरेन ने अभी वायदा भी किया है मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद कि रोजगार का एक कैलेंडर वो जारी करें और जो परीक्षाएं लंबित हैं, सरकार में जो पद खाली हैं, 10 लाख जो नौकरी देने का अगले 5 साल में वायदा है, उसको शुरुआत अगले 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन्नत ज्वार। दोस्तों, आज झारखंड मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। सरकार में कुल 11 मंत्री शामिल हुए हैं, जिसमें से कि जेएमएम के कोटे से 6 मंत्री हैं, कांग्रेस के कोटे से 4 और आरजेडी के 1 और सीपीआईएमएल लिबरेशन ने किसी भी मंत्री पद को लेने से मना किया है। ऐसे में झारखंड सरकार बहुमत से ही नहीं जीती है, प्रचंड बहुमत से जीती है। 81 में से 56 सीटें गठबंधन को आई हैं। तो जो मंत्री बने हैं और जिन वादों को कर कर सरकार बनी है, उसके मुताबिक जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है वह कितना सही है, किस तरह से पूरे झारखंड को समेट पा रहा है, नहीं समेट पा रहा है, समाज के हर तबके, हर जाति, हर धर्म को समेट पा रहा है कि नहीं, और पूरे झारखंड की आवाज यह मंत्रिमंडल बन पाएगा या नहीं। इन सारी चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग साहब हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और आप तक बात ले जाएंगे कि किस तरह यह मंत्रिमंडल अगले 5 वर्षों तक एक सक्षम और सजग झारखंड बनाएगा। फैसल जी, आपका स्वागत है। और जो आज मंत्रिमंडल नया बना है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अजय जी, कुल मिलाकर यह एक अच्छा मंत्रिमंडल है। झारखंड में अगर मुंडा समुदाय को छोड़ दिया जाए तो सभी समुदायों का इसमें प्रतिनिधित्व दिखता है। 12 में तो अब सभी जातियां शामिल नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर युवा मंत्रिमंडल है, अपेक्षाकृत। और जो चयन किए गए हैं मंत्री, इसमें कई नए लोग हैं जिनके सामने चुनौतियां हैं कि कुछ कर दिखाने का। और जो वायदे किए गए थे, खासतौर पर जो इस जनादेश से जो मतलब था कि जल जंगल जमीन की रक्षा, कारपोरेट से झारखंड के जमीन की रक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, झारखंडी अस्मिता और संस्कृति की रक्षा, सीएनटी एसपीटी एक्ट का पूरी तरह पालन, भाषा और संस्कृति के सवाल को आगे ले जाना और इसके साथ साथ ग्रामीण इलाकों में लोगों की आजीविका को मजबूत बनाना और रोजगार के अवसर को सृजित करना। कुल मिलाकर ये अपेक्षाएं इस चुनाव में थी लोगों की। और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो मंत्रिमंडल हेमंत सोरेन ने आज झारखंड की जनता को दिया है, इसमें काफी युवा लोग हैं, कल्पनाशील लोग हैं, जिनकी छवि अच्छी है, वैसे लोग हैं। और आमतौर पर अब तक झारखंड में जितना मंत्रिमंडल पिछले 24 सालों में बना है, उससे कई मायनों में यह एक अलग किस्म का मंत्रिमंडल परिषद है। और मुझे लगता है कि यह एक अच्छा प्रयोग है। देखना होगा कि लोग किस तत्परता के साथ और किस प्रतिबद्धता के साथ जो वायदे जनता से हैं या जनता की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरते हैं। जी, अब जब जनज्वार ग्राउंड रिपोर्ट पर था तो 4-5 समस्याओं की लोग मुखरता से बात कर रहे थे। एक समस्या बालू की बिक्री की थी, दूसरी समस्या जमीनों के रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी की बढ़ोतरी की थी, तीसरी समस्या नौकरियों के लटक जाने या राज्यपाल दफ्तर में पड़े रहने की थी, पेपर लीक की थी, और चौथी समस्या नई भर्तियों के न होने को लेकर थी, और साथ साथ कारपोरेट जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं इसको लेकर थी।
आपके अनुसार इस सरकार को सबसे पहला काम अपनी योजनाओं के अलावा किस पर काम करना चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि 6 महीने में यह सरकार जो बोल कर आई है वह कर रही है? और आपके हिसाब से जो जनता ने हम लोगों से समस्याएं गिनाई, क्या वाकई वो बड़ी समस्याएं हैं? बिल्कुल समस्याएं बड़ी हैं। अजय जी, मेरी समझ से इस समय सबसे पहला काम जो इस सरकार को करना चाहिए कि इस जो हेमंत सोरेन ने अभी वायदा भी किया है मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद, कि रोजगार का एक कैलेंडर वो जारी करें और जो परीक्षाएं लंबित हैं, सरकार में जो पद खाली हैं, 10 लाख जो नौकरी देने का अगले 5 साल में वायदा है, उसको शुरुआत अगले 6 महीने के भीतर हो जानी चाहिए। इसमें ऐसा हो सकता है कि अभी पिछले दिनों जब यह सरकार थी और चुनाव का ऐलान नहीं हुआ था, तो एक परीक्षा ली गई थी एसएससी की, जो उपवर्गीय कर्मचारी होते हैं उनकी। उस परीक्षा का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। उस परीक्षा को इन्होंने बड़ी तत्परता से किया था और 2 दिनों तक झारखंड में जब तक परीक्षा चलती रही, मोबाइल को सेवा को भी, इंटरनेट सेवा को भी इन्होंने ठप किया था ताकि पेपर लीक ना हो। और वो एक पहली ऐसी परीक्षा थी जिसमें पेपर लीक होने की अभी तक बात नहीं आई है। तो उसका रिजल्ट इनको तुरंत प्रकाशित करना चाहिए और उसके आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया को शुरू करना चाहिए। इसके अलावे झारखंड में बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हैं। उन फैक्ट्रियों को पुनर्जीवित करके उसमें रोजगार सृजन की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही झारखंड में जो तेजी से पलायन हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं पलायन के कारण पैदा हो रही हैं, उस पलायन को कैसे सार्थक तरीके से रोका जाए और बाहर जाने वाले लोगों के लिए झारखंड में रोजगार के अवसर क्रिएट किए जाए, इस दिशा में भी अगले 6 महीने में एक ठोस योजना इस सरकार को सामने रखना चाहिए। यह अच्छी बात है कि आज ही एक अफ्रीकी देश कैमरून में 49 झारखंड के कर्मचारी किन्हीं कारणों से फंसे हुए हैं, तो उनको वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल किया है, हेमंत सोरेन ने पहल ली है। और ये इस ढंग के प्रयोग वो कोविड के दौरान भी उन्होंने किया था कि बहुत सारे कर्मचारियों को जो विदेशों में जाकर काम करते हैं और वहां वेतन नहीं मिलता या विभिन्न कारणों से वो फंस जाते हैं, उनको वापस लाने का उन्होंने प्रयास किया था। अब इनके सामने एक अवसर है कि झारखंड को पूरे देश में एक ऐसा उदाहरण के तौर पर ये पेश करें जहां पलायन कम से कम हो। बिल्कुल रोकना तो संभव नहीं है, अधिक से अधिक ग्रामीण रोजगार का सृजन हो, जल जंगल जमीन आधारित रोजगार का सृजन हो और कारपोरेट घरानों के जो कुदृष्टि यहाँ के संसाधनों पर लगी हुई है उसको रोका जाए। इस दिशा में इनको सार्थक पहल लेने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार जो प्रचंड जनादेश है, जैसा आपने कहा, उसका सम्मान करेगी और आदिवासी मूलवासियों की जो एकता बनी है इस चुनाव के दौरान, उसकी हर कीमत पर वो रक्षा करेगी। अब मंत्रिमंडल गठन के बाद एक गठन आयोगों का होता है। आप चूंकि उसी राज्य में रहते हैं, दशकों से उस राज्य में सक्रिय हैं, शिकायत मिलती रही मुझे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में या अलग अलग जिलों में जाने में कि लोग बताते रहे कि जो आयोग हैं, कुछ आयोग गठित नहीं हुए पिछले 5 वर्षों में और किसी की कोई कुछ की सक्रिय भूमिका नहीं थी। क्या एक जिम्मेदारी बड़ी है सरकार की? जी देखिए, सूचना आयोग पिछले 5 साल से खाली है, 4.5 साल से खाली है, महिला आयोग खाली है। इस ढंग से कई छोटे मोटे और आयोग है, खाद्य आयोग और बहुत सारे आयोग खाली हैं। इसका एक बहुत पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन ने आयोगों को भरने की दिशा में कोई सार्थक पहल लिया ही नहीं था। इस समय जब इनको एक प्रचंड जनादेश मिला है और अब यह संभावना नहीं है कि भाजपा बहुत ज्यादा खेल करके इस सरकार को गिराने के लिए सक्रियता दिखा पाएगी, ऐसी स्थिति में इनको इन आयोगों को सक्रिय करना चाहिए ताकि एक पारदर्शी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसकी छवि हेमंत सोरेन की सरकार की बने। आयोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, खासतौर पर महिला जैसे आयोग हो या सूचना आयोग हो, इसकी बड़ी भूमिका होती है। तो इस दिशा में सही लोग आए चुनकर, अच्छे लोग आए चुनकर और उसमें राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर जो अच्छे लोग हैं उनको बैठाने की कोशिश पक्ष विपक्ष मिलकर करे, इसकी जरूरत है। और मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने अपने पुराने अनुभवों से जरूर सीख हासिल किया होगा
और वो कोशिश करेंगे कि इस बार जो उनकी सरकार होगी उसमें ऐसी शिकायत का मौका न मिले किसी को। जी बिल्कुल। जब एक सरकार बनती है तो सर दो स्तर पर काम होते हैं। एक, पॉजिटिवली वह अपनी नीतियों और अपने वादों को पूरा करती है। दूसरा, विपक्ष का हमला होता है। विपक्ष का हमला एक तो सरकार के वादों को पूरा न किए जाने पर होगा, यह तो स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक अलग भी कार्य क्षमता है और वह है राज्य का सांप्रदायिकरण, राज्य का जातीकरण। इस मुकाबले से यह मंत्रिमंडल क्या वाकई लड़ पाने में सक्षम होगा या फिर कल्पना सोरेन जैसे नेता को पार्टी के स्तर पर आगे करना चाहिए? देखिए, ये आप ठीक बोल रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी ने हार के बाद समीक्षा की। समीक्षा के बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा। झारखंड में उन्होंने पार्टी की ओर से यह आदेश आया है कि जो घुसपैठ है बांग्लादेशियों के नाम पर, जो कथित रूप से घुसपैठ की जो चर्चा होती है, उस घुसपैठ को मुद्दा बनाया जाए, यानी कि सांप्रदायिक मुद्दे को जीवित रखा जाए। इस चुनाव ने घुसपैठ के एक फर्जी मुद्दे को, जो झारखंड में अस्तित्व में ही नहीं है या है भी तो उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है, उस मुद्दे को खड़ा करने की कोशिश की थी और उसके खिलाफ ही यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता की एकजुटता अन्य मुद्दों के साथ सुगठित हुई थी और यह परिणाम सामने आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, अभी सरकार ने शपथ लिया ही है कि उसने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया और इस बार इसके लिए मुखर रूप से इन लोगों ने चंपई सोरेन, जो जेएमएम से ही भाजपा में आए हैं, उनको मुख्य टास्क दिया है, ऐसा दिखने में आ रहा है। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी पिछले 3 दिनों से लगातार सरकार पर तरह तरह से हमला कर रहे हैं। भाजपा के एक नेता ने, जो 7 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं, विधायक बने हैं रांची से, उन्होंने तो आज एक अजीब और हास्यास्पद बयान दिया है कि झारखंड की सरकार मैया जैसी योजना को लागू करने के लिए जबरन टैक्स वसूली का काम कर रही है और वो हिंदुओं पर ही टैक्स वसूली का काम हो रहा है। यह जो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का या जो घटनाएं होती हैं, इसके उल्लंघन की वो बात कर रहे हैं कि उसमें जो वसूली हो रही वो केवल हिंदुओं पर हो रही। तो इस ढंग से अभी सरकार ने पूरी तरह से काम करना शुरू भी नहीं किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक एजेंडा लेकर मैदान में आ गई। लेकिन यह भूल रही है भारतीय जनता पार्टी कि हेमंत सोरेन ने पिछले 5 साल में, जिसमें वो 5 महीने जेल में रहे, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो 4.5 महीने में झारखंड को सांप्रदायिकता की आग से बचा कर रखा, मॉब लिंचिंग से झारखंड को बचा के रखा। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो मुसलमान हो, उनके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा किया है कि वो झारखंडी नागरिक, मान भारत के नागरिक हैं, वो झारखंडी हैं और यहाँ पूरे स्वाभिमान के साथ वो रह सकते हैं। मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की यह जो सरकार बनी है, यह सरकार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के विभाजनकारी सांप्रदायिक एजेंडे का मुकाबला करने के लिए तत्परता से सामने आएगी और यह सरकार उसका जवाब भी देगी। और इसके साथ ही जो सामाजिक सद्भाव की, सामूहिक सद्भाव की जो झारखंडी परंपरा है, उसको मजबूत बनाएगी। इसकी पूरी संभावना मुझे दिख रही है। आखिरी सवाल आपसे, ये 2 बड़े प्रश्न हैं जो पूरे झारखंड के आदिवासी, मूलवासी और सभी समाज से जुड़े हैं। एक तो बार बार जनता बोल रही थी सड़कों पर कि झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बाकी है। दूसरी बात वो कह रही थी कि हमारा लैंड बैंक भाजपा की सरकार ने जो जमा किया है उसे वापस किया जाए। क्या 5 वर्षों में इन 2 सवालों को ये मौजूदा सरकार हल करने को प्राथमिकता में रखना चाहिए? देखिए, ये 1,36,000 करोड़ का मामला है। हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले, कुछ ही दिन पहले, 7-8 दिन पहले, झारखंड के और देश के कई बड़े अखबारों में 1 पेज का विज्ञापन देकर जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी डिमांड करते हुए कि 1,36,000 करोड़ झारखंड को दिया जाए, वो पत्र प्रकाशित किया था। और जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, हेमंत सोरेन बार बार 1,36,000 करोड़ पर जोर दे रहे हैं और इसके साथ ही वो झारखंड से चुने गए सांसदों को भी कह रहे हैं कि आप आवाज उठाइए संसद में कि यह पैसा झारखंड को मिले। तो इसको, और राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को
अपनी झारखंड यात्रा के दौरान बार बार उठाया। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 1,36,000 करोड़ का जो बकाया झारखंड सरकार का केंद्र पर है, वह एक बड़ा मुद्दा बनेगा और केंद्र सरकार को विपक्ष के दबाव में वह पैसा इनको देना होगा। और नहीं तो झारखंड की सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए तैयारी में है कि वो हर कीमत पर, क्योंकि झारखंड में जो मैया योजना और कुछ अन्य योजनाएं जो हेमंत सोरेन ने अभी शुरू की है और करने वाले हैं, उसके लिए पैसों की जरूरत है। और झारखंड की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि केंद्र का बकाया झारखंड को मिले। तो जहां तक सरकार का अभी तक का दृष्टिकोण से यह जाहिर हो रहा है कि वह इसको तत्परता से उठाएगी सवाल को और अपना हक हासिल करने के लिए हर संभव और संवैधानिक प्रयास करेगी। एक बात तो यह है। जहां तक लैंड बैंक का सवाल है, तो रघुवर दास की जब सरकार थी तो उन्होंने लैंड बैंक के नाम पर आदिवासियों के तमाम जो सामूहिक जमीन है उसका एक बैंक बनाया। उससे यह संदेश आदिवासियों के भीतर गया है कि वह लैंड बैंक जो है वो कारपोरेट के ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि कंपनियां ऑनलाइन ही जमीन का सौदा कर लें और वो अपनी कंपनी को यहाँ लाएं। यह एक बड़ा डिमांड है और हेमंत सोरेन और झारखंड के जो झारखंड का जो इंडिया गठबंधन है उसका ये वायदा है कि वो इस लैंड बैंक योजना को खत्म करेगी और आने वाले 1 से 2 महीने या अगला विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें ही इनको इस पर कदम उठाना चाहिए। जैसे हेमंत सोरेन ने पत्थलगड़ी आंदोलन के में जो देशद्रोह के मामले हुए थे उसको वापस लेने की बात अपने पहले ही कैबिनेट में 2019 में किया था, उसी तरह से लैंड बैंक के सवाल को इनको तत्काल हल करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। यह मेरा सुझाव भी है और यह झारखंड की जनता का डिमांड भी है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग। उनसे हमने नए मंत्रिमंडल के गठन में चुने हुए मंत्रियों पर बातचीत की। हमने यह भी जाना कि जनता क्या चाहती है नई सरकार से, सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे अगले कुछ महीनों तक। हमने इस मुद्दे पर भी बात की और भाजपा के उस तरीकों पर भी बात की कि कैसे वह फिर से एक बार हार के बावजूद, पुनः मुस्कह भवति के बावजूद फिर से उसी चूहे को वह शेर बनाने की कोशिश में है और वह मुद्दा है घुसपैठ का। जाहिर तौर पर ना इस सरकार के पास ना उस सरकार के पास, किसी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। हार भी गई है, बावजूद यह मुद्दा बना रहेगा। ऐसे में देखना है कि मौजूदा मंत्रिमंडल किस तरह इसका मुकाबला करता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।